दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट 2 का दूसरा पार्ट किया था, इस बार हम लोग अंतिम पार्ट करेंगे। ये सेट 2 का अंतिम सेशन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से 150 तक करने का प्रयास करेंगे। अंतिम क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 से 101 तक किया था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने का योजना बना रही है? भारत में किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए यह मददगार साबित होगा। वहीं हम्बनटोटा, कांके, संथुराई, ओलुविल, पॉइंट पेड्रो बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। वहीं म्यांमार सीतवे बंदरगाह है और चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है, जो ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अप्रैल 2025 में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित रखती हैं? वो नृत्य से संबंधित रखती हैं। कुमुदिनी लखिया जो है नृत्य से संबंधित रखती हैं, जिनका निधन अप्रैल 2025 में हो गया है। ये उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने कथक की पारंपरिक शैली के शास्त्रीय सार के साथ आधुनिक भाव, भंगिमाओं, तकनीकों और विषय वस्तु का समावेश किया है। उन्होंने कथक नृत्य के प्रारंभिक शिक्षा जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ घराने के महान नृत्याचार्य पंडित शंभू महाराज से प्रशिक्षण लिया। इसके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण 2010 में, पद्म विभूषण 2025 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 104, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये कौन सी फ्लाइट है? किस फ्लाइट की बात हो रही है? तो ये ड्रीम लाइनर 787 की बात हो रही है। ठीक है, ये दुर्घटना 12 जून 2025 को हुई थी। बोइंग कंपनी ड्रीम लाइनर 787 जो है एक वाइड बॉडी लॉन्च हॉल जेट है, जिसे बोइंग ने 2007 में लॉन्च किया था। भारत की एयर इंडिया ने 2014 में 787 ड्रीम लाइनर शामिल किया था। ड्रीम लाइनर के मुख्यतः 3 वेरिएंट हैं, जो कि 787, 787-8 है, 787-9 है, 787-10 है। ठीक है, बोइंग 787 वेरिएंट की यात्री लगभग 248 यात्री की क्षमता है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशक, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में भारत उड्डयन के लिए प्रमुख न्यायिक संस्था है। DGCA के महानिदेशक जो हैं फैज अहमद किदवई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है
भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी है? तो ये है दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है इस पे 500 किलोवाट के रूफटॉप पॉइंट प्लांट का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली विधानसभा के ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र गुप्ता हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू हैं, जो डीएमके यानी तेलुगु देशम टीडीपी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं। वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के अंदर ये उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ पवन कल्याण को पंचायती राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंपा गया है। ठीक है। पवन कल्याण एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अभिनेता, मार्शल आर्टिस्ट और जन सेना पार्टी के संस्थापक भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये हैं बानू मुश्ताक साहब। बानू मुश्ताक को ये है कन्नड़ लेखिका हैं, ये पहली कन्नड़ लेखिका हैं जिनको ये बुक से सम्मानित किया गया है। इनका बुक का नाम है इनका बुक जो है लघु कथाओं का संग्रह है, जो हार्ट लैम्प है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है हृदय दीप। ठीक है। इसका अनुवाद जो दीपा भास्ती ने किया था। इसका अनुवाद किसने किया? दीपा भास्ती। ठीक है। इसमें विजेता को लगभग 50,000 पाउंड पुरस्कार की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में शुरू हुआ था। गीतांजलि श्री को टॉम्स ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108। ये है आपका सवाल। इस नंबर को आप देखें 5, 11, 80 और 6, 12, 90 को 5 + 11 गुना 5 करते हैं। 11, 5, 16 गुना 5, 16, 85 हो जाता है। वहीं 6 + 12 गुना 5, 6, 5, 6, 12, 6, 18 गुना 5, 90 हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा 7 + 17 गुना 5, 17, 7, 24 गुना 5, 120 हो जाता है। यही आंसर है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, कहता है JKLMNOP जो है प्रत्येक की परीक्षा जो है सोमवार से शुरू होकर रविवार को ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर मान लिया जाए ये दिन रहा और दिन में अगर स्टार्ट करें हेलो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ अगर देखें तो कहता है पी जो है, पी से पहले केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ अगर आप देख सके हैं पी से पहले केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पी के पहले केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और एल के बाद केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। एल के बाद केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। कहता है पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी
और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा जे। कहता है के और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एल और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ओ की परीक्षा जो है एम के ठीक बाद होती है, ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ एन बच गया। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, 3 ही इस सवाल का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कह रहा है कितने इसका अगला अति क्या हो सकता है, इसका यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ से पहले ये तो जुटेगा ही, साथ ही ये जुटेगा, ठीक है, और फिर ये जुटेगा, तो इस तरह का एक ही आंसर हो सकता है, ये है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है एक निश्चित कूट भाषा में आस्क को एस को 62 लिखा जा रहा है, बी वाई को 64 लिखा जा रहा है। तो आप देखें तो ए का कोड क्या होता है 1 प्लस आस्क, एस का क्या होता है 19, के का क्या होता है 16, ठीक है, सॉरी के का होता है 11, 20 और 1 21, 21 गुना सॉरी 31, 31 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 आ जाएगा। उसी तरह से अगर किराए को देखें 3 प्लस 18 प्लस 25 बराबर होता है 46, 46 गुना 2 करेंगे तो 92 आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ देखिएगा इसका अंतर कितना है, आप देखेंगे तो पहला अंतर 3 3 3 का है, सॉरी 3 का हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आप मिलाएंगे तो यहाँ भी आपका जो है 3 3 3 3 का होगा, तो यहाँ भी 3 3 3 माइनस होगा, 3 माइनस होगा तो यहाँ लास्ट में 4 बचेगा और 20 सवाल का आंसर है, ठीक है। अब इस सवाल में कहता है कि सभी चावल अनाज हैं, सभी चावल अनाज हैं, अगर सभी चावल अनाज हैं, ठीक है, सभी दालें अनाज हैं, यहाँ सभी दाल को भी अनाज मान लिया जाए, और सभी अनाज खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ खाद्य पदार्थ हो गया, सभी दालें अनाज है, ठीक है, तो कहता है सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं, ये सत्य हो जाएगा। सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थ अनाज हैं, कुछ खाद्य पदार्थ अनाज हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी निष्कर्ष जो है सभी निष्कर्ष निकलेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कहता है ये जो है सेम चीज़ आपको किस तस्वीर में देखने को मिल रहा है और इसको घुमाने की भी अनुमति नहीं दी गई है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें इसको पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बी में आंसर हो जाएगा। कहाँ कैसे होगा, आप अगर ठीक से देख पा रहे होंगे तो हाँ यही आंसर होगा। 115 में कहता है 39 42 48 57 69 डैश और 102। इसमें अगर आप देखें पहले में 3 का डिफरेंस है, यहाँ से अगर देखें तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ से अगर देखें तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ से देखें तो 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी 3 6 9 12 यानी 3 3 का बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 15 का डिफरेंस, और 15 जोड़ेंगे तो लास्ट में 4 अंक आएगा, 84 आएगा इसका आंसर, और यही सवाल का आंसर है।
ठीक है। 16 इसको आप अगर मोड़ते हैं पहली बार तो यहाँ, तो ये बनेगा आपका ऐसे, और ये यहाँ बनेगा ऐसे। तो फिर यहाँ भी ऐसे बनेगा, सॉरी ऐसे बनेगा, और यहाँ भी फिर ऐसे बनेगा, यहाँ भी। तो आप देख सकते हैं ये हो सकता है, हाँ केवल यही आंसर हो सकता है, ए आंसर हो जाएगा इसका। कैप्सूल शब्द के में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल जाता है। इस प्रकार बने शब्द के में तीसरे अक्षर कौन सा, तीसरे अक्षर और बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। तो आप अगर इसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, CAPSULE, ठीक है। इसे आप अगर चेंज करेंगी तो बचेगा DZQT, इसके बाद MD। इसमें अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा B, 2 बचेंगे, ठीक है। यूरिक इसमें कहता है कौन सा गलत है। यूरिक अम्ल पक्षी, यूरिया उत्सर्जी कीट में होता है, अमोनिया उत्सर्जी टेडपोल होता है, जबकि यूरिया उत्सर्जी हाथी होता है। तो इसका आंसर है बी, गलत कह रहा है, यूरिया उत्सर्जी कीट नहीं होता है, ठीक है। तो आप हम देखेंगे यूरिया उत्सर्जी कीट नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है अगर हम इसे हम 4 तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें होता है वर्गीकरण, इसका होता है अमोनियोटेलिक जीव जो होता है, अमोनियोटेलिक जीव जो होता है इसका जो है, जिसमें कि अमोनिया के रूप में जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जन होता है। इसका उदाहरण है ऑक्टोपस, सीपिया और बोनी मछलियाँ, पीला केचुआ, अमीबा, जोंक इत्यादि। जबकि यूरियोटेलिक जीव जो होते हैं उसमें यूरिया का रूप होता है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जन करता है, जैसे कि इसका उदाहरण है स्तनधारी, उभयचर, जलीय और अर्ध जलीय सरीसृप। और तीसरा है यूरिकोटेलिक जीव जो होते हैं, यूरियोटेलिक जीव जो होते हैं वो यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जन करते हैं। इसका उदाहरण है छिपकली, कुछ कीड़े और पक्षी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कौन सा विकल्प जो है गलत है। कब्जा संधि, ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच, धुराग्र संधि, अटलस, अक्ष, अनुकपाल अस्थिकंदों के बीच, विसर्पी संधि कपालों के बीच, और सैंडल संधि अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच। तो इसका आंसर है कब्जा संधि ह्यूमेसमस जो है अंश मेखला के बीच नहीं होता है, ये गलत है, यही इस सवाल का आंसर है। तो क्या होता है ये, तो कटुक खलिक्का जो संधि जो होता है ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच पाई जाती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़े 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि बॉल और संकित जोड़ा होता है। यह जो है एक हड्डी और गोल सिर दूसरी हड्डी के कप के अंदर स्थित रहता है। दूसरा है सैंडल जोड़, यह आगे पीछे और एक तरफ से दूसरी तरफ गति की अनुमति देता है, लेकिन घुमाव की अनुमति नहीं देता है। इसका उदाहरण है अंगूठे के आधार पर स्थित जोड़ा। तीसरा अगर देखें
तो कब्जेदार जोड़ होता है जो कि दो हड्डियां दरवाजों की तरह केवल एक ही दिशा में खुलती और बंद होती है, जैसे कि घुटने और केहूनी के जोड़। चौथा है कॉलियोइडिक जोड़, जो बिना घुमाव के गति की अनुमति देता है, जैसे कि जबड़े, अंगुली के जोड़। धुरी जोड़ जो होता है, एक हड्डी किसी अन्य हड्डी द्वारा निर्मित वलय के चारों ओर घूमती है, जैसे गर्दन में पहली और दूसरी केशुरकाओं के बीच जोड़ होता है। ग्लाइडिंग जोड़ या समतल जोड़, ये चिकनी सतहें एक दूसरे पर फिसलती है, जैसे कि सीमित गति की अनुमति मिलती है, जैसे कि कलाई का जोड़। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, एक रेडियोधर्मी नाभिक जो कि 7x180 का क्षय रूप में होता है। आप अगर किसी में अगर रेडियोधर्मी नाभिक जो है माइनस अल्फा हो रहा है, तो इसमें आप द्रव्यमान संख्या, इसका जो है आप उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट का कमी होता है। परमाणु आप किसी भी एटम या तत्व को देखेंगे तो कोई भी एटम लिखा हुआ मान लिया x है, तो ये जो नीचे लिखा रहता है वो क्रम संख्या होता है, जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रम संख्या या परमाणु संख्या। ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, ये हमारा द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। और जब अल्फा माइनस होता है तो अल्फा माइनस उत्सर्जित होता है, तो इसमें नीचे यानी परमाणु संख्या में ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। ये होता है द्रव्यमान संख्या, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा 4 यूनिट का कम होता है। अगर अल्फा माइनस हो रहा है तो ये 4 यूनिट कम होगा और ये 2 यूनिट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4 यूनिट कम होगा तो आप देखिएगा, इसको अगर ठीक से लिखें अल्फा माइनस के साथ, यहाँ जो आएगा x1 के पास, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x70, यहाँ ऊपर जब 4 माइनस होगा 176 होगा। दूसरे नंबर पे जो आएगा, अगर बीटा माइनस होता है, उत्सर्जन होता है, इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रम संख्या में जो है, परमाणु संख्या में 1 यूनिट बढ़ जाता है। इसमें 1 यूनिट बढ़ गया यानी 71x, और ऊपर जो है 2 यूनिट जो है आपका ऊपर जो है बराबर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो 176 हो गया। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे अल्फा फिर माइनस हो रहा है, अल्फा माइनस हो रहा है मतलब क्या, x69 हो जाएगा, ऊपर जो है 4 माइनस हो जाएगा 172 हो जाएगा। और जब गामा माइनस होता है, माइनस गामा उत्सर्जन होता है, इसमें जो है ना कुछ चेंज होता है, ये जस का तस रह जाता है, कुछ बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या 172 है और द्रव्यमान संख्या 172 है और परमाणु संख्या 169 है, ठीक है। इसमें कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है, तो पहले इसका तो आप समझना होगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह होता है जिसमें अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों अवेलेबल हो, जो एसिड भी हो और बेसिक भी हो। जिसमें इसका उदाहरण है, अगर आप अम्लीय और क्षारीय दोनों हो, उभयधर्मी जो होता है उसका उदाहरण जो होता है उसका आप देखें तो इसका उदाहरण आप Al2O3 हो जाएगा। दूसरा देखें तो ZNO हो जाएगा। तीसरा होता है PbO हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें तो इसका आंसर जो होता है V2O5 हो जाएगा। चौथा होगा Cr2O3 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में है
इसमें V2O5 और CR2O3, ये जिस ऑप्शन में है वही आंसर है, यानी सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आंसर हो जाएगा ए, V2O5 और CR2O3। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, निकटतम मान अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो 9.99 है, मतलब लगभग 10 है। 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब प्लस 5। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 880। ठीक है, 123 वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पहली बात, हमें 13 से कोई भी संख्या अगर आपको पता हो जो 9 से विभाजित होती है, उसका जो है सम ऑफ डिजिट या हिंदी में कहें तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से बीच में ही वीडियो बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग। इस वजह से हम लोग फिर से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हम आगे से रिकॉर्ड करेंगे, बाद में इसे हम ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 123 में थे, जिसमें हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे थे, समझ रहे थे, जो कि कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें, अगर हम किसी भी सबके अंकों के योग को देखें, इसका मतलब अगर ये 9 से डिवाइड होता है और शेषफल 1 बच जाता है, इसका मतलब है कि 9 के डिविजिबल होने के बाद इसका कि सम ऑफ डिजिट जो है 10 होना चाहिए, या फिर इसका सम ऑफ डिजिट 1 होता है, जो कि अगर किसी का सम ऑफ डिजिट 9 हो जाता है, इसका मतलब कि उसको हम गिनना बंद कर देते हैं, क्योंकि 9 से सब डिवाइड होता है, ये एक जादुई नंबर है। अगर हम इसे सॉल्व करने की देखने की कोशिश करें, इसका सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 4 है, यानी इसका सम ऑफ डिजिट 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। इसको अगर देखें, 6 3 9 प्लस 4 1 5, ये 5 हो जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर इसे हम देखें तो ये भी 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। इसको अगर देखें तो ये 9 भी है, 9 कट के 0 हो गया, प्लस 1 भी है, इसका मतलब आंसर हमारा श्योर शॉर्ट यही है, तो इसका आंसर हमारा सी है। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, इन सब का हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद उससे +1 करना होगा, तो वो हमारा आंसर होगा। उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना है, इसके अलावा हमें बाद में अगर वह 13 से डिवाइड करके देखेंगे, तो इसको अगर हम देखें तो 13 से ये डिवाइड होता है, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26 10 बच जा रहा है और 1 ये ही आंसर है हमारा। ठीक है, 123 का, सॉरी, हाँ, ठीक है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 124 को देखें, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ए से बी तक पहुंचता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? अगर हम इसकी 50 किलोमीटर की माने और 40% अधिक करता है, इसका मतलब 70 हो जाता है। इन दोनों का औसत अगर निकालें हम, तो इसका ये अगर 5 की स्पीड 50 की स्पीड से चल रहा है, तो ये 7 का टाइम लगेगा, इसको 5 टाइम लगेगा। टाइम का रेशियो उल्टा अपोजिट होता है, यानी 7 पचे 35, 35 गुना 2, इतनी दूरी हो गई। टोटल 7 5 12 दूरी हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 58.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि पिछले वर्ष गीता कैफ़े ने एक कैफ़े श्रृंखला को नवीनीकृत करने के लिए एक दुकान में पर 2 लाख और दूसरी दुकान पर 3 लाख का निवेश किया। अगली 3 तिमाहियों में उन्होंने पहली तिमाही पर कुल 40%, दूसरी तिमाही पर 25% की वसूली की, तो तीसरी तिमाही पर कितना वसूली करेगा? तो अगर आप देखें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 5 लाख रुपया होता है। ठीक है, 5 लाख होता है। अगर हम देखें, क्योंकि हमें 5 लाख का वसूली करना है, तो 100% है। 100 में से 40 ये हो गया, 25 ये हो गया, यानी 65 हो गया, 65% हो गया। इसका अगर करें तो 5 लाख का 5 लाख का अगर 35% निकालना होगा, 35% निकालेंगे तो इसका आंसर 1,75,000 होगा। ठीक है। 126, यदि एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेज़ें खरीदता है, टेबल खरीदता है, उसे एक मेज़ को बेचने पर 6% की हानि होती है, दूसरे पर 7.5% की का लाभ होता है, तो उससे कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है, तो दोनों मेज़ों के क्रय मूल्य में कितना का अंतर है? तो अगर आप देखें, अगर हम इसका एलिगेशन निकालने की कोशिश करें, तो पहले पर उसे 6% की हानि होती है, दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है, तो यहाँ ना लाभ ना हानि है, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ 7.5 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा। ये रेशियो बना, कितना का अंतर है? तो 1.5% का अंतर है। तो 1.5% अगर निकालते हैं किसका, तो 1350 का, तो कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा आपका, सॉरी, अगर देखें इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आता है हमारा 13.5। ठीक है, 13.5 की वैल्यू जो है 1350 है, तो 1.5 की वैल्यू कितना होगा? 150 होगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, ठीक है, द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया गया किसका? तो MPAT-GM। तो ये है क्या, किस चीज़ का परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर है सी, टैंक रोधी मिसाइल है ये। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नोएडा में। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि से के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये बांग्ला है। बांग्ला जो है देवनागरी लिपि के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसका लिपि जो है बांग्ला ही है। आप अगर भाषा देखें, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली,
गढ़वाली, ये सारी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? यह एक रोलिंग प्लान था। ठीक है, यह एक रोलिंग प्लान था। कब से कब तक? जब जो है 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग योजना कहते हैं, लाई गई कांग्रेस सरकार द्वारा। फिर से इसे 1980 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। आप अगर 1900 क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? तो ये सांकेतिक ढांचा तैयार होता है, वास्तविक ढांचा तैयार होता है, या वास्तविक जीडीपी तैयार होता है, या अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है? तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र डाला गया है? तो 2000 के नोट पर किस चीज़ का चित्र डाला गया है? तो ये है मंगलयान का। ठीक है। आप अगर डिस्कस करना चाहें तो नोट, भारतीय नोट के रंग और उसका जो है उन पर छपे चित्र क्या है, इनका नोट देख लीजिए। हम यहाँ देख लेते हैं, ये नोट प्लस कलर, हाँ कलर, और इधर देख लेते हैं मानचित्र। ठीक है। तो नोट अगर 10 का लें तो 10 का कलर, इसका कलर क्या होता है? चॉकलेट ब्राउन होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है। ठीक है। तो इसके मानचित्र पर क्या लगा हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहाँ अगर देखें 20 का कलर क्या होता है? हरित पीला होता है, यानी ग्रीनिश येलो होता है। इस पे किस चीज़ का चित्र है? एलोरा का गुफाएं दिया हुआ है, एलोरा का गुफा। और 50 के चित्र पर क्या लिखा हुआ है? 50 का चित्र जो होता है फ्लोरेंट ब्लू होता है, और इस पे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। इसी प्रकार आप मुझे जो है 100 का नोट का, 200 का नोट का जो है, और 500 के नोट का कलर कौन सा है, और उस पे जो है मानचित्र किस चीज़ का बना हुआ है, इसको आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है आपका विंडहॉक में, इसकी राजधानी विंडहॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, द ब्लू अम्ब्रेला किसका लिखा हुआ पुस्तक है? तो ब्लू अम्ब्रेला कौन लिखे हैं? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने इसे लिखा है। इनका प्रमुख किताब जो है यह है द रूम ऑन द रूफ, ऑफ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आवर ट्रीज स्ट्रीट स्टिल ग्रो इन देहरा इत्यादि बुक है। जबकि आर के नारायण के पुस्तक हैं इंग्लिश टीचर, वोटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द मैन हंटर ऑफ मालगुड़ी। ठीक है। जुम्पा लहरी की किताब है इंटरप्रेटर ऑफ मालगुड़ीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष कब शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1992 में शुरू हुआ। ठीक है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जो कि 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 2 अक्टूबर को ज़्यादातर परियोजना जो स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उस आज भी 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। ठीक है। तो 2 अक्टूबर के दिन बहुत सारे योजनाएं शुरू की गई, जैसे कि आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1953 को जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था।
2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायतीय राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे परियोजना शुरू की गई थी। तो आप बताएंगे मुझे जो है कि स्वच्छता का के लिए जो है कोई प्रोग्राम चालू किया गया था, वो कब चालू किया गया था? 136। बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है किशनगंज। किशनगंज में जो है बिहार में चाय की खेती होती है। ठीक है। इसमें अगर देखें, ये पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है किशनगंज को। ठीक है। और ये किशनगंज एक इकलौता जिला है जहाँ चाय की खेती जो किया जाता है, जहाँ की ये मनोरम बागान में किया जाता है। ठीक है। बिहार में चाय की खेती 1992 में जो है पोठिया प्रखंड के कालिदास पंचायत में से शुरू हुई थी। ठीक है। किशनगंज के को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। और किशनगंज जिले में 3 प्रखंड हैं, जहाँ की किशनगंज, पोठिया और ठाकुरगंज। इन तीनों में 5000 लगभग 5000 किसान जो है चाय की पत्ती की खेती करते हैं। देश में चाय उत्पादन के मामले में बिहार 5वें पायदान पर है। ठीक है। 2024 में बिहार चाय को व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क मिल गया है, जो बिहार में चाय उत्पादित चाय की एक विशिष्ट पहचान को होता है। चाय का वानस्पतिक नाम जो है कैमेलिया साइनेंसिस कहते हैं। ठीक है। साइनेंसिस कहते हैं, कैमेलिया साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा अक्षर जो है दी गई श्रृंखला की जगह आएगा ताकि श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण बन सके? CXW, EVU, GTS, IRQ। अगला क्या होगा? तो आप अगर इसे देखें ध्यान से तो C से E जो है 2 बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर 2 फिर यहाँ से G बढ़ जाता है, +2 यहाँ G आ जाता है। अब यहाँ से भी 2G आता है, I आ जाता है। I के बाद 2 जोड़ेंगे तो आपका K आ जाएगा। और K सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 138 जो है CBVQ जो है इसका वैल्यू है 652520। इसको आप देखें तो C का जो होता है 3 होता है। ठीक है। सब में अगर आप 3 जोड़ दें, ठीक है, C 3 होता है तो +3 करेंगे 6 हो जाएगा। B अगर 2 होता है 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। V जो होता है, V का अगर देखें तो V होता है आपका 22 होता है। 22 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और Q अगर आप देखेंगे तो 17 होता है। 17 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर E को देखेंगे तो 5 होता है, 5 3 8 हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। H जो होता है आपका H 8 होता है, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका C बन जाता है। इसमें देखेंगे 18, 27 और 26, 28, 13, 27, 50, 11 क्वेश्चन मार्क। इसमें अगर आप देखें तो 26 माइनस 17 करेंगे तो आएगा 9। 9 को गुना 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो बचता है आपका 14। 14 से गुना 2 करते हैं तो 28 आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ अगर गुना किए होंगे तो यहाँ 25 आया होगा गुना 2 करने के बाद। इन दोनों का डिफरेंस 25 डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि अगर हम 25 का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो इसमें आता है 36 में से अगर 11 जाएगा
तो 25 बचेगा। यहाँ 36 लिख दें, 36 में से अगर 11 को माइनस करें तो बचेगा आपका 25, 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आएगा, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है रूटीन को अगर 18, 15, 21, 20, 9, 14 और 5 सबका जो है एक्चुअली जो है डिजिट का जो कोड होता है वही लिख दिया गया है। तो V का 22 होता है, E का 5 होता है, H का 8 होता है। तो इसका आंसर यहाँ आप 7 देख रहे हैं, 7 तो नहीं होगा, तो यही दोनों ऑप्शन बचता है आपका। यहाँ जो है V22, H यहाँ E लास्ट में 5 है, उसके पहले L है, L का जो है वैल्यू होता है आपका 11, सॉरी L का वैल्यू होता है 12, तो 12 इसमें है, तो ये सवाल का आंसर नहीं, ये आंसर हो गया। 141 देखेंगे, 3 एक जैसा है, चौथा डिफरेंस है। तो अगर आप देखें तो DEF बीच में 1 का डिफरेंस है, बीच में 1 का गैप है, यहाँ से B यहाँ से यहाँ का 1 डिफरेंस है। अगर TU भी RST QRS यहाँ बीच में एक गैप OPQ ये सही है। के यहाँ देखिए यही आंसर हो गया, KLMNOP GHIJK, ये आंसर होगा, बहुत सारा का डिफरेंस है। ठीक है, साइकिक को अगर देखें, आप देखिएगा साइकिक को यहाँ से फर्स्ट नंबर पर जो है उसको 3 नंबर पे लाया गया, उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट नंबर को 3 नंबर पे लाया गया, उसी तरह यहाँ देखेंगे M को तीसरे स्थान पे लाया गया, तो सब में वही ऑप्शन है। और जो है H को पहले नंबर पे लाया गया, तो ये सब में आपको एक जैसा में दिख रहा होगा। ठीक है, HAM, ये इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता ये। अब अगर देखें दूसरा क्या किया है, तो बीच वाला को सेम रहने दिया है, तो बीच में A है तो A ही रह जाएगा, सब में यही है। और अब क्या किया है, A को शुरुआत में लाया जाएगा और T को लास्ट में ले जाया जाएगा। ठीक है, T को साथ लास्ट में कहाँ ले जाया गया, तो यहाँ ले जाया गया, बाकी कहीं नहीं ले जाया गया है। यहाँ देखिए A यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ है, यही आंसर हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। 143 देखेंगे, अर्ली को ZNSCF लिखा गया है, E को आप उल्टा देखिए, E को F कर दिया गया है, A को C कर दिया गया है, यानी +2 हुआ है, R को फिर +1 कर दिया गया, S किया गया। इसका मतलब I को क्या किया जाएगा, लास्ट में I का लास्ट में J होना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ N को +2 किया जाएगा, P होना चाहिए, तो P इसमें आंसर है, तो D आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, 44 को देखेंगे आप, कहता है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, किसके अनुसार, तो शब्दकोश के अनुसार। तो आप देखेंगे SIC के 1 नंबर पे रहेगा, ये 2 नंबर पे रहेगा, ये तीसरे नंबर पे रहेगा, यही सवाल का आंसर। कहता है चाकू जैसे काटने का काम करता है, उसी तरह कलछुल क्या करता है, कलछुल परोसने का काम करेगा। डेंटिस्ट को CDMSHRS का लिखता है, तो CD को क्या किया है, इसमें अगर आप ठीक से देखें सब में एक एक माइनस कर दिया है, D को C कर दिया है, E को D कर दिया है, N को M कर दिया है, उसी तरह सब में इसमें भी एक माइनस कर देंगे। यहाँ से G से स्टार्ट होगा, G हो जाएगा, D हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, L का M नहीं होके K हो जाएगा, तो आंसर C हो जाएगा। ठीक है, 147 कहता है बायोन्ट जो होता है
कवकांश माइकोबायोटोंट बायोंट कवकांश और फाइकोबायोंट जो होता है सेवालांस शैवालांस कहते हैं उसे, किस में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको लाइकेन में पाया जाता है। ठीक है, तो लाइकेन कवक जो होता है तथा शैवालों के बीच संबंधित सहजीवी है। बायोंट जो है अधिकतर माइसिटीज होते हैं तथा फाइकोबायोट जो है अधिकतर नीले हरे शैवाल या हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, माइकोबायोंट जो होता है छाया और आवास प्रदान करता है तथा खनिज पदार्थों तथा जलों का अवशोषण करता है, जबकि फाइकोबायोंट जो होता है कवकों को प्रकाश संश्लेषण तथा द्वारा भोजन प्राप्त करवाता है। यह प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करता। लाइकेन पृथ्वी की सतह पर के लगभग 6 से 8% भाग को कवर करता है। ठीक है, लाइकेन जो है पेड़ों की छाल, काई, चट्टानों, छतों, पत्तियां तथा अन्य लाइकेन का प्रचुर मात्रा उगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है? मानव मूत्र का पीएच वैल्यू जो है वह 6 होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, मूत्र में अगर आप देखें उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पानी जो है 96% पाया जाता है, H2O मतलब जल, वाटर जो है 96% होता है, 95% रहता है, सॉरी। बाकी जो है आप देखें यूरिया जो है 2% होता है, 2%। क्रिएटिन जो होता है 0.1% होता है क्रिएटिन। ठीक है, और यूरिक एसिड 0.03% होता है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 149 को देखें, श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के तब एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होता है? सबसे पहले निर्गत कौन सा होगा? तो वो होगा लाल। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश को आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश जो है उच्चतम तरंगदैर्ध्य का होता है, इसलिए गति उच्चतम होती है। इस प्रकार स्लैब के माध्यम से यह यात्रा करने के बाद लाल रंग पहले उभरता है। जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से प्रवेश करता है तो प्रत्येक रंग प्रकाश की अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। लाल रंग सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाली होती है, इसलिए यह सबसे कम विचलित होती है, और जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे छोटा होता है, इसलिए यह सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता? अपरूपता प्रदर्शित कौन सा नहीं करता है? नाइट्रोजन नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब में अपरूपता होता है। कार्बन का बहुत सारे अपरूप होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट ही है उसका है, जैसे कि हीरा हो गया, आपका डायमंड हो गया। ठीक है, तो आर्सेनिक, कार्बन, एंटीमनी के अपरूपता प्रदर्शित करता है। जबकि आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक के जो है अपरूप हैं ग्रे, पीला, काला, और बिस्मथ जो है अपरूपता नहीं प्रदर्शित नहीं करता है। एंटीमनी अपरूपता प्रदर्शित करता है, इसका जो है धात्विक पीला और काला है। ठीक है, अपरूपता किसी तत्व का वह गुण है जिसमें वह एक से अधिक रूपों में प्रदर्शित करता है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, टीन, ऑक्सीजन भी अपरूप प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा आज 150 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया, जो कि सेट नंबर 2 का था। ठीक है, आगे हम अगला सेशन सेट 3 करेंगे, जिसमें कि हम फिर से 50 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद।